वेलकम टू ऑटो डिडक्ट आईएएस। आज का एडिटोरियल टॉपिक हमारा है बाइडेन इन्वेस्ट। ये एक्चुअल में जो जॉर्ज बाइडेन है यूएस के प्रेसिडेंट, उनका फर्स्ट विजिट है एज ए प्रेसिडेंट वेस्ट एशिया में, उसके ऊपर है, तो इसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद दिस वन फॉर द फार्मर, ये वाइस प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन जो हुआ है अभी, अपोजिशन और बीजेपी दोनों की तरफ से नाम गया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अगला हमारा टॉपिक रहेगा थर्ड टॉपिक, टू मैसेज फ्रॉम द थ्री फोटोग्राफ है। एक्चुअल में ये एक 3 फोटोग्राफ है जिसमें कि वो जो राइटर है क्रिटिकल रहते हैं कि कैसे ये काम क्या शो करता है हमारा पॉलिटिकल एरेना में क्या हो रहा है उसके बारे में। और तीसरा है प्रिजर्विंग डेमोक्रेसी इन इंडिया। ये एक्चुअल में अपोजिशन पार्टी पे बात चल रही है कि अपोजिशन पार्टी अगर नहीं रहेगा तो हमारा रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव नहीं रहेगा। इसी में हम लोग ये डिटेल में देखेंगे। ये 4 टॉपिक है, ये 4 टॉपिक को हम लोग आगे देखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक से। आज का टॉपिक है बाइडेन इन्वेस्ट एशिया, जो कि आज के एडिटोरियल में भी है। इसमें जो बाइडेन है एज ए फर्स्ट विजिट कर रहे हैं एज ए प्रेसिडेंट वेस्ट एशिया में, और इसमें बात चल रही है कि इस आर्टिकल में कि क्या जो जो बाइडेन है उनका क्या थिंकिंग प्रोसेस है अभी वो, और उनका प्रायोरिटी क्या हुआ है, प्रायोरिटी कैसे बदल रहा है, उसको भी हम लोग इसमें देखेंगे प्रेजेंट सिनेरियो में क्या। तो ये इसमें बात किया गया है कि अब जो बाइडेन का जो या यूएस का कहें, यूएस का मेजर इशू फिलिस्तीन इजराइल इशू जो है वो अब नहीं रहा। अब वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। जैसे फिलिस्तीन में जाते हैं वो एड का बात करते हैं लेकिन पीस का बात नहीं करते हैं, और इजराइल में जाते हैं तो बोलते हैं कि ईरान को हम न्यूक्लियर बम नहीं देने देंगे। इसके बाद अगर हम लोग इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें पीछे जाकर, तो इसमें बात होती है कि इनिशियल फेज़ में इजराइल और फिलिस्तीन का जो इशू है वो मेजर इशू हुआ करता था। लेकिन जब बराक ओबामा आते हैं और आपका पीस फेल हो जाता है, पीस टॉक फेल हो जाता है इजराइल फिलिस्तीन में, तो वो अपना फोकस शिफ्ट कर देते हैं आपका ईरान न्यूक्लियर टॉक में, और वो ईरान न्यूक्लियर डील को फाइनलाइज करवा देते हैं। ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में आपको पता होगा कि इसमें क्या है, इनरिचमेंट प्रोसेस जो होता था प्लूटोनियम बनाने के लिए होता था कि अगर आप बनाते हो, इनरिच करते हो, तो ये न्यूक्लियर बम बना सकता था। ठीक है, न्यूक्लियर बम बना सकता था। इसी के लिए इस पर सैंक्शन लग जाता है, 1 से 1.5 साल के आसपास सैंक्शन रहता है। और सैंक्शन के बाद ये जब एक तो इकोनॉमिक सैंक्शन रहा, जो भी ईरान का जो पैसा बाहर था उसको फ्रीज करवा देता है, तो ये 1 साल के बाद ये न्यूक्लियर टॉक करने के लिए तैयार हो जाता है, और बाद में जाकर ये आपका फाइनलाइज हो जाता है न्यूक्लियर टॉक 2015 में। ठीक है, इसके एवज में जब ये फाइनलाइज होता है तो एक तो ये ईरान जो है ये अपने इनरिचमेंट प्रोसेस को रोक देता है, और जो सैंक्शन था बाकी जो यूएसए की तरफ से, तो उसको सैंक्शन को हटा दिया जाता है। एक्चुअल में ये ध्यान रखिएगा कि इनिशियली ये 15 ईयर के लिए सैंक्शन, ये जो डील हुआ था वो हुआ था। 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो इसको रेक्टिफाई नहीं करते हैं, मतलब न्यूक्लियर डील से फिर से वापस आ जाते हैं, और उनका फोकस अब अब्राहम एकॉर्ड पे हो जाता है। अब्राहम एकॉर्ड मतलब इसमें एक्चुअली में देखिएगा तो ये 3 कंट्री है, इजराइल, बहरीन और यूएई। ठीक है, ये तीनों के बीच में होता है, और इसको मीडिएट करवाने वाला यूएसए होता है। एक्चुअल में ये मिडिल ईस्ट में एक शांति बहाल करने का प्रक्रिया है, जिसके लिए ये यूएसए ये तीनों को पास ला रहा है। और भी कंट्री को इसमें जोड़ने का बात चल रही है, लेकिन अभी फिलहाल ये 3। इसमें फिर आप देखोगे कि जब जो बाइडेन आते हैं तो अब अभी तक तो आप बात से समझ गए होंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन का इशू अब कोई इशू नहीं रहा इनके लिए। ठीक है, और इनका मेजर 2 ऑब्जेक्टिव जो है, एक तो है अब्राहम एकॉर्ड को बहाल कराना, जिससे वो आप इसी से आप आपका पीस बहाल करना चाहते हैं, और दूसरा है आपका एनर्जी सिक्योरिटी। आपको पता होगा रशिया यूक्रेन वार होने के बाद जो ऑयल प्राइस है वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ऑयल सप्लाई नहीं है। तो सऊदी अरबिया को ये समझ रहे हैं कि सऊदी अरबिया आपको ऑयल सप्लाई को बढ़ा सकता है, इंश्योर करेगा ऑयल सप्लाई, जिसके कारण आपका ऑयल प्राइस घट सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे राइटर ये डाउटफुल होते हैं कि अगर क्या सऊदी अरबिया उतना कैपेबल है अगर रशिया यूक्रेन वार अगर ज़्यादा दिन तक खींचता है, तो यहाँ एक डाउट रेज करते हैं राइटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक आपका अभी तक का जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है यहाँ देखने को मिलता है। इसके बाद आप देखोगे कि यूएस का जो चेंजिंग स्टैंड है, हम लोग उस पर एक बात करते थे। एक तो आपको देखने को मिला इजराइल फिलिस्तीन पे का इशू अब इशू नहीं रहा। दूसरा, मोहम्मद बिन सलेम जो सऊदी अरबिया के डिफैक्टो रूलर हैं, इनके प्रति जो यूएसए का रवैया था वो आइसोलेशन का था। एक्चुअल में एक जमाल खशोगी एक जर्नलिस्ट थे, जो कि 2017 में ये एक्चुअल में जर्नलिस्ट ये हैं सऊदी अरबिया के ही थे, और 2017 में ये यूएस में एग्जाइल लेते थे यूएसए में, और 2018 में ये आपका इस्तांबुल में इनका डेथ हो जाता है, इस्तांबुल एम्बेसी में। ठीक है, और इसी केस में इसमें कंस्पिरेसी में मोहम्मद बिन सलीम का नाम आता है। उस समय से ये चाह रहा था यूएसए कि इसको आइसोलेट कर दिया जाए, लेकिन अभी फिलहाल अब ये जो है व्यू ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि न्यूक्लियर जो सिक्योरिटी एनर्जी सिक्योरिटी बहाल करने के लिए सऊदी अरबिया एक मेजर रोल प्ले कर सकता है अकॉर्डिंग टू यूएसए। ठीक है, इसके अलावा अभी देखा जाए तो अभी क्या रिक्वायर्ड है, इसमें जो राइटर ये भी बात करता है कि क्या ज़रूरी है। तो इसमें बोला कि भाई आप जो जो रशिया यूक्रेन वार है उसको जितना जल्दी हो उसको ख़त्म करिए। ठीक है, उसके बाद ईरान न्यूक्लियर जो डील है उसको बहाल कीजिए, फिर से उसको दोबारा उसको रिवाइव करिए। इसमें एक चीज़ और बात है, आपको बता दें एक्स्ट्रा है, ये जो ईरान है प्लस चाइना, ये 25 ईयर कॉपरेशन में चला गया है। ठीक है, इस पे ये दोनों चला गया है। तो आप सिर्फ आइसोलेट करके काम नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरा कोई ना कोई इसको सपोर्ट कर देगा, तो बेहतर है कि इसको रिवाइव करवाइए। दूसरा जो आपका पीस जो है जो इस्लामिक रिपब्लिक में, उसको भी बहाल करने के लिए, जैसे कि इजराइल और फिलिस्तीन वाला जो पीस है उसको बहाल करने के लिए, बाकी अदर इस्लामिक रिपब्लिक और उसको जो राइवल कंट्री है उसमें भी आप पीस बहाल करने की कोशिश कीजिए।
हमारा अगला टॉपिक है दिस वन फॉर द फार्मर। अभी जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन हुआ है, तो 2 आदमी का नाम सामने आया है। आप ये देख रहे हो, एक जो है वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, जो अभी हाल ही फिलहाल में रिज़ाइन किए, 17 तारीख को ही रिज़ाइन किए, 17 जुलाई को। और एक है आपको पता होना चाहिए, 17 वेस्ट बंगाल के गवर्नर है, और अभी वेस्ट बंगाल में ला गणेशन जो है, ये अभी एडिशनल चार्ज ले लिया वहाँ के गवर्नर के। ठीक, तो आपका जो जगदीप धनखड़ जो है, ये अभी बीजेपी के द्वारा इसको नॉमिनेट किया गया है। दूसरा जो है आपका मार्गरेट आल्वा जो है, ये आपका अपोजिशन पार्टी इसको नॉमिनेट किया है। एक्चुअल में एनसीपी चीफ जो शरद पवार है, वो 17 पार्टी का अपोजिशन पार्टी का जो मीटिंग हुआ, उसके बाद इनका नाम सामने लाए। तो आपको ये दोनों में थोड़ा सा कंपेरिजन कर लें, तो ये मैडम जो थी वो पहले राजस्थान के गवर्नर रह चुके हैं, फॉर्मर गवर्नर, और इनका घर कर्नाटका में। और ये जो जगदीप धनखड़ जी हैं, तो ये आपको पता है वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं अभी, मतलब ये रिजाइन किए हैं, और इनका घर जो है राजस्थान के। तो दोनों ही जगह, राजस्थान और केरला, दोनों में ही इलेक्शन आने वाले टाइम में होने वाला है, अगले साल में होगा। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि जो राइटर बता रहे हैं कि नो डाउट बीजेपी यहाँ पे गेन कर गया है, इसको एज मिल सकता है राजस्थान इलेक्शन में। कारण बता रहे हैं कि जो जगदीप धनखड़ हैं, वो जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो कि वहाँ पे जाट कम्युनिटी का जो बेल्ट है आपका, राजस्थान हुआ, फिर उसके बाद आपका हरियाणा हुआ और यूपी हुआ। और यही जाट जो फार्मर बिल का अपोजिशन जो सबसे ज़्यादा अपोज किया करने वाले जो थे लोग, वो आपके यही कम्युनिटी के थे। तो अभी सेंटीमेंट जो आपका अगेंस्ट द गवर्नमेंट है, हो सकता है इनके अपॉइंटमेंट के बाद ये उनको अपने साइड करने में सफल हो जाए बीजेपी जाट कम्युनिटी को। और जो कि इसमें मैडम को जो अपोजिशन पार्टी जो किया है, इसमें कोई पॉलिटिकल गेन इनको नहीं दिखता है, राइटर का ये मानना है। ठीक है, इसके बाद एक दो पॉइंट और रेज करते हैं कि जो जब ये वेस्ट बंगाल में गवर्नर रहते हैं, तो क्या क्या ये उनका जो वर्क है एज ए गवर्नर, बहुत सारा अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं, लेकिन टुवार्ड द सेंटर ज़्यादा काम किए थे, टुवार्ड द सेंटर को ज़्यादा सपोर्ट किए थे। तो ये एक डाउटफुल है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे अब जा रहे हैं, तो उनसे ये उम्मीद किया जा सकता है कि वो अब रूल ऑफ लॉ को फॉलो करें और कॉन्स्टिट्यूशन को अपहेल्ड करें। ठीक है, और उन पर ये दायित्व बनता है कि एक ऐसा रिलेशन बनाए जिसमें कि गवर्नमेंट जो है वो और अपोजिशन दोनों ही एक स्मूथली रन कर सके गवर्नमेंट को। ठीक है, इसमें इतना ही। अगला हमारा जो टॉपिक है एडिटोरियल का, वो है 2 मैसेज फ्रॉम 3 फोटोग्राफ। ये इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, यही 3 फोटो के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। एक है कि जो गवर्नर जो है, महाराष्ट्र के गवर्नर जब सिंधे जीतते हैं, सीएम बनते हैं, तो उनको ये मिठाई लड्डू खिलाते हुए उनका फोटो है। इस पर ये सवाल करते हैं कि कोई ये क्या ज़रूरी था, एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में है, हैंड से काम चल सकता था, या ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्या पॉलिटिकल की तरफ। दूसरा है जो है कि ये जब जो बागी विधायक थे एनसीपी के, शिवसेना के, तो ये लोग जब सिंधे सीएम नॉमिनेट हो जाते हैं, बन जाते हैं, नॉमिनेशन का नाम आता है कि ये बनेंगे, उस समय ये लोग जो होटल में टेबल पर डांस करते हैं, तो इसके बारे में भी वो बात करते हैं, ये जो राइटर हैं। और एक और अच्छा बात जो इसमें पॉइंट आउट करते हैं कि ये फ़ोटो में बोलते हैं कि जब ये प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन पेपर जब देने जाते हैं, तो जो ये आपका दिख रहे हैं, जो आपका इलेक्शन ऑफिसर है, एक तरह से डीएम ही होते हैं, तो ये इलेक्शन ऑफिसर जो हैं, इतने सारे बड़े अधिकारी के रहते हुए, जो मोस्ट पावरफुल जो है यहाँ पे, वो सारे यहाँ पे हैं व्यक्तित्व, और ये अपना सीट नहीं छोड़ते हैं, और ये यही चीज़ बताते हैं कि अपना डिग्निटी यहाँ पे ये मेंटेन की है। ठीक है, इसमें ये 3 फोटो में यही बात है, 3 फोटो वो इसी पे बात करते हैं और यही सारा चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ और है नहीं। अगला पॉइंट है, अगला जो मेरा हम लोग का जो टॉपिक है, प्रिजर्विंग डेमोक्रेसी इन इंडिया। ये बेसिकली अपोजिशन पार्टी के ऊपर है कि अपोजिशन पार्टी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अभी अमित शाह का जो बयान था कि अगले 30-40 साल तक हमारा बीजेपी का ही राज रहेगा। ठीक है, और कुछ दिन पहले जो गोवा में इलेक्शन में बोले थे, कांग्रेस मुक्त भारत जो हमारे पीएम बोले थे। ठीक है, तो क्या अभी जो अपोजिशन मुक्त भारत की तरफ जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो एमपी हो गया, कर्नाटका हो गया, अभी महाराष्ट्र हो गया, ये सारे में अपोजिशन को हटाकर और जो पार्टी रूल कर रहा है वो आना चाह रहा है स्टेट में भी। तो इसमें यही बात चल रहा है कि क्या ये सही है नहीं है, इसको हम लोग देखेंगे तो इसको बताने के लिए जो राइटर है वो स्टार्ट करता है कि इंडिया जो है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर था, वो लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया, ना कि प्रेसिडेंसी। इसके पीछे ये तर्क जो बी राव अम्बेडकर का था, जो रेशनल बेंच था, कि डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव जो है वो 2 चीज़ को सेटिस्फाइड करना चाहिए, एक तो स्टेबिलिटी को, और एक स्टेबल एग्जीक्यूटिव और एक रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव। लेकिन यहाँ ऐसा कोई डिवाइस अभी तक नहीं बना है कि दोनों को इंश्योर कराए इक्वल डिग्री में। ठीक है, ये इनका बात मानना था। आगे और हम लोग समझेंगे कि कैसे ये लिंक करेंगे। इसी में एक बात ये भी बताते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एश्योर करने का 2 तरीका है, 2 तरीका से करवाया जाता है, एक तो डेली और एक पीरियोडिकली। तो डेली में कैसे कराते हैं आप? डेली में पार्लियामेंट कराता है, पार्लियामेंट ही तो कराता है, क्वेश्चन करके, रेजोल्यूशन करके, नो कॉन्फिडेंस मोशन, डिबेट एंड डिस्कशन, इससे इंश्योर कराता है कि आपका जो एग्जीक्यूटिव है रिस्पॉन्सिबल बना रहे। और पीरियोडिक जो होता है, इलेक्टोरेट जो वोटर है वो, और थ्रू इलेक्शन के थ्रू करवाता है। ठीक है, तो जो डेली वाला जो है, जो डेली असेसमेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, मोर इफेक्टिव देन द पीरियोडिक असेसमेंट। ठीक है, और इंडिया के केस में तो ये और ज़्यादा नेसेसरी है कि हाँ, ये डेली वाला भी बरकरार है। ठीक है, तो ये डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन करा सकता है? ठीक है, ये डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कराएगा?
अच्छा, एक चीज़ और है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो है इसको जो मोर प्रेफरेंस दिया स्टेबिलिटी के ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा तवज्जो दिया स्टेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जैसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे इस्टेब्लिश्ड हो, ठीक है, तो उसमें अपोजिशन का रोल बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अपोजिशन का रोल कैसे होता है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी दोनों का रोल है। रूलिंग पार्टी तो गवर्नमेंट है, ठीक है। अपोजिशन पार्टी जैसे क्या करेगा, क्रिटिसाइज़ करेगा गवर्नमेंट को, अपना एजिटेशन करेगा, क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है। अब अपना पब्लिक ओपिनियन बनाएगा अगेंस्ट, अगर कोई गवर्नमेंट अगर मिसलीड कर रही है तो उसके अगेंस्ट में पब्लिक ओपिनियन बनवाएगा। तो ये एक्चुअल में ऐसा नहीं कि इसको गलत माना जाएगा, ये ड्यूटी है, असाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन से कि ये अपोजिशन के ऊपर जिम्मेवारी है कि जो गवर्नमेंट है वो कुछ गलत काम ना करे, अगर गलत काम करता है तो उस पर चेक करे, ठीक है। इसी के थ्रू, ये अपोजिशन के थ्रू ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लाने का कोशिश किया जाता है, ठीक है। और अगर आप अभी जो अपोजिशन को ही नहीं रखते हो, अपोजिशन को अगर आप बाहर कर देते हो, ठीक है, ऐसा पहले था कि कांग्रेस पहले करती थी इलेक्शन और इलेक्शन के कुछ दिन बाद, और अभी बीजेपी कर रही है, तो क्या ये सही होगा? हमारा जो डिफीट हो जा रहा है ना, जो जो हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो डिफीट हो जाएगा। इसी में एक और बात चल रही है कि जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ, बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में भी यहाँ पे बात होता है कि जैसे आप क्या बात कर सकते हो इसमें कि अगर अभी महाराष्ट्र वाला में देखोगे या कर्नाटक में, गोवा में भी था, हो रहा है, जो कांग्रेस पार्टी का आदमी जो है बीजेपी में शामिल होने वाला है, तो इसमें अगर कोई पार्टी जो रूलिंग पार्टी है वो अगर एंटी जो डिफेक्शन को प्रमोट करेगा तो ये डेमोक्रेसी के लिए हमारा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि पार्टी अपोजिशन पार्टी बचेगा नहीं, ठीक है ना। और अपोजिशन जरूरी है, अभी तक तो हम लोग यही देखें कि अपोजिशन क्यों जरूरी है, ठीक है। इसी में एक चीज़ और बात किया गया है कि 10th शेड्यूल जो है एक तरह से थ्योरी ऑफ रिकॉल को के ऊपर वो बेस होता है। 10th शेड्यूल को समझ लीजिएगा तो आपको पता ही होगा 10th शेड्यूल में कैसे क्या काम करता है। तो एक बार थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं 10th शेड्यूल में जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है मेंबर का, कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, उसमें कुछ कुछ पॉइंट है कैसे कैसे हो सकता है। अगर कोई मेंबर वॉलंटरी गिव अप कर देता है कि नहीं हम पार्टी का मेंबर नहीं रहेंगे, तो उसको डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है ना, वो फिर से इलेक्शन उसको लड़ना पड़ेगा। अगर पार्टी के विप के अगेंस्ट में कोई मेंबर वोट करता है तो उसको भी आपको, वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है अगर कोई पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो भी डिस्क्वालीफाई होगा। अगर नॉमिनेटेड कैंडिडेट या जो है वो अगर कोई पार्टी 6 महीना बाद अगर कोई ज्वाइन करता है, 6 महीने से पहले ज्वाइन कर ले तो ठीक है, 6 महीने बाद करेगा तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर 2/3 से कम मेंबर पार्टी को छोड़ के कोई अगर जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई होगा। 2/3 से अगर ज़्यादा जाता है तो नहीं डिस्क्वालीफाई होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, अगर 2/3 से ज़्यादा जाता है तो उसमें भी रूल ये है कि या तो किसी दूसरे पार्टी से मर्जर करे, ठीक है ना, वो अपना पार्टी नहीं बना सकता है 2/3, तो किसी न किसी पार्टी से मर्जर करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा इसमें ये है, एक तो ये अगर मर्जर नहीं करता है, अपना पार्टी नहीं बनाता है, तो उस पोस्ट पे, उस जो कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर से री इलेक्शन होगा, ठीक है। तो अभी इसी बात पे जो केस होने वाला था, अभी पूरा महाराष्ट्र वाला है, उस पर चल रहा है। खैर उसमें हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बात इस दो पॉइंट पे ही हुआ है। विप्स के बारे में बात किया है इस आर्टिकल में, तो ये बोला है कि विप जरूरी है क्योंकि आप जो पार्टी सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है कि विप को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। कोई भी जो पार्टी बनता है, जो मेंबर ज्वाइन करता है, वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे वो पार्टी का में जाता है कि हाँ ये पार्टी का जो थॉट प्रोसेस है उसको हम फॉलो करते हैं, तभी वो जाता है। तो इसमें अगर ये बोले कि भाई मेरा प्रिविलेज और इंडिविजुअल प्रिविलेज और राइट जा रहा है, तो ये चीज़ इसको नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। पार्टी को प्रायोरिटी दिया गया है इसमें। इसके अलावा एक और बात किया गया है कि कैसे थ्योरी ऑफ रिकॉल जो है वो 10th शेड्यूल जो है थ्योरी ऑफ रिकॉल पे ही बेस्ड है। जैसे कि मान लीजिए कि अब ये वाला पॉइंट जो हम लोग देखें हैं 2/3 वाला, अगर 2/3 जो है कैसे थ्योरी ऑफ रिकॉल को सपोर्ट करता है। थ्योरी ऑफ रिकॉल में भी यही बात करता है। अगर हम यहाँ देख लें कि क्या इसमें बात है, सम पॉलिटिकल थिंकर हैव recognized as an additional device the theory of recall so that a member whose personal behavior fall below the standard expected of his constituent goes back and seek their approval। मतलब अगर आपका बिहेवियर ज़्यादा खराब हो जाता है तो उसको फिर से दोबारा अप्रूवल लेना पड़ता है, मतलब दोबारा इलेक्शन में जाना पड़ता है, ठीक है। तो एक तरह से जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसका जस्टिफिकेशन जो है पावर ऑफ रिकॉल में ही के अंदर में ही लाई करता है, ठीक है। यहाँ पे ये बात जो है आपको समझना होगा। तो बेसिकली इसमें ये बात हुआ कि अपोजिशन पार्टी इंपॉर्टेंट है, अपोजिशन पार्टी ही इंश्योर कराता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, और उसमें 10th शेड्यूल का रोल जो है इंपॉर्टेंट है। उसको अगर आप वीक करते हो तो आप एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल बनाने में सक्षम नहीं रह पाएगा हमारा पॉलिटिकल सिस्टम। इसी सेंस में आगे का बात कहा गया है कि क्या किया जा सकता है कि ये वे फॉरवर्ड के तौर पर हम लोग देखें तो वे फॉरवर्ड में बोला कि भाई जो इंट्रोस्पेक्ट ऑन इरोजन ऑफ पब्लिक लाइफ, एक्चुअल में आप ये कर सकते हो, इंट्रोस्पेक्ट ऑन द इरोजन ऑफ पॉलिटिकल मोरालिटी, ठीक है। बाकी इसका कोई जरूरत नहीं। पॉलिटिकल मोरालिटी अगर जो इरोड हो रहा है उस पर आप फिर से सोचिए, क्योंकि अगर बचेगा नहीं तो फिर आप लोग कैसे काम कर पाओगे। फिर उसके बाद वे फॉरवर्ड जुडिशियरी में भी है कि आप देख रहे हो कि हमें जितना भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जितना भी ईडी का छापा या सीबीआई, ये सारा अपोजिशन पार्टी पे ही चल रहा है। नो डाउट उस पर होना चाहिए, जो गलत करता है उस पर होना चाहिए, लेकिन अगर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो उसका ऐसा जो है जुडिशियरी उसको अलाउ ना करे, और अगर होता भी है तो उसको एंटिसिपेटरी बेल उसको ग्रांट करे या रेगुलर बेल ग्रांट कर दे, ठीक है। एक और पॉइंट इसमें बताया कि पॉलिटिकल पार्टी, सिविल सोसाइटी और जुडिशियरी मिलकर ये इंश्योर करे कि हमारा डेमोक्रेसी फेल ना करे।
इसके अलावा एक और चीज़ बात कर रहा है कि पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी के लिए भी बात कर रहा है कि अपोजिशन पार्टी मस्ट बी टॉलरेटेड। ठीक है, जो पार्टी जो गवर्नमेंट जो है उसको टॉलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका रोल ही कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से दिया हुआ है। इसके अलावा ये भी मतलब बताया गया है इसमें कि अपोजिशन पार्टी अपना क्रेडिबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करे, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए, और जो कॉमन मैन का जो प्रॉब्लम है उसको रेज करे। इट मस्ट फील द पल्स ऑफ द पीपल, तभी जाकर इसका जो रिस्पेक्ट है कॉमन मैन में बढ़ेगा और फर्दर ये स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। तो ये है आपका ये जो लास्ट टॉपिक था, इसमें बेसिकली इस अपोजिशन पार्टी पे ही डिपेंड मेजर बात किया गया है। थैंक यू।